किस किस चीज़ का, कौन कौन सी ईयर का पेपर हो चुका है, थोड़ा आइडिया बताओ मुझे। 21 का हो गया सी सेट का, और जीएस भी हो गया है ना। 2011 का जीएस हुआ है। अरे अभी पिछले संडे किसका था। पिछले संडे 2011 का जीएस हो गया है हम्म। और 2011 का सीसेट भी हो गया है। 2021 का सीसेट भी हो गया। हाँ 2011। सीसेट नहीं था सर, हाँ सीसेट नहीं था। वो पिछले 2021 का सीसेट खाली नहीं, जीएस था बस। नहीं नहीं, सीसेट पिछले तो आप मतलब मैं पिछले संडे भी तो करवाए थे, याद करो मैंने बोला था ना, एक संडे पीवाईक्यू होगा, एक संडे ऐसे आपको सी सेट का ऐसे होगा। तो याद करो कि 2021 का जीएस और सी सेट दोनों हो चुका है ना। और उसके अलावा कौन सा हुआ है, 2011 का हुआ है जीएस। उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना। नहीं सर। ठीक है, तो आप लोगों को 2013 का तो कल जीएस देना टेस्ट, ठीक है। और इसी कट ऑफ रहेगी 120, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो कर चुके हैं ऑलरेडी। 120 नहीं, ज़्यादा बढ़ाओ, अब तो हिस्ट्री पॉलिटी दोनों करवा दिया हूँ। तो तुम लोग करो इसका 140, इतने क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। 140 नंबर। और आप इधर करोगे आप लोग सी सेट का टेस्ट 2023 वाला, और इसकी कट ऑफ रहेगी 100 नंबर, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ उसके कम नंबर सिस्टम के लगभग 24-25 क्वेश्चन तो मैं करवा ही चुका था। तो 2023 का सी सेट देना है आपको। अरे थोड़ा ये कोई डायरी बना के रखो, मैं कौन कौन सा पेपर करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कल सी सेट होगा 2023 का, ठीक है। और जीएस आपको लगाना है 2013 का। पहले ओड ईयर का पेपर लगाएंगे अपन, क्योंकि ओड ईयर का पेपर रिपीट होगा। चलो आ जाओ इधर। तो सबसे पहले आप लोग करो, इसमें तो ऐसा कोई क्वेश्चन कर चुके थे जो था। चलो आज पहले पैसेज ही लगवा लेता हूँ ना कुछ। चलो युवराज तुम करो ये पैसेज, 8 नंबर पैसेज करो। 8 नंबर पैसेज करो युवराज। युवराज यहाँ पे है या नहीं है, चला गया कहीं। है सर युवराज। करो करो युवराज करो, 8 नंबर पैसेज करो, सबसे एक एक दो दो पैसेज करवाऊंगा, करो फटाफट, ये पता तो लगे तुम लोग पैसेज में कहाँ हो। क्या हुआ युवराज, नहीं बन रहा। अरे कुछ तो जवाब दो। चलो अनु तुम बनाओ, अनु। सर इसका तो ए होगा। एक क्यों होगा ये बताओ मुझे। सर इसमें जैसे बी है समझ, तो इसमें ऑलमोस्ट 100% की मतलब समझ कर रहा है, तो वो इसलिए वो गलत हो गया। और सी जो है सी में केवल बोल रहा है, इसलिए गलत हो गया। और डी में क्या है कि खाद्य उत्पादन के वैश्वीकरण में कटौती, जबकि ये निगेटिव पॉइंट है और क्वेश्चन जो है पॉजिटिव से पूछ रहा है, इसलिए सी भी डी भी गलत है और ये सही है। ठीक है चलो ये वाला करो, 7 नंबर करो। जी सर। आपका तो सही है आंसर। उठा के फेंक दूंगा, ये आंसर उसका। क्वेश्चन नंबर 8 का। हाँ सर मैं तो आंसर की 2018 का पेपर है, कौन सा आंसर की देख रहे हो। करती है। मैं तो चेक करके सर 7 का डी होगा। 7 का डी होगा। निखिल तुम करो 7, निखिल। अरे सर 2 मिनट। करो।
अरे काजल, बीच में क्लास छोड़ के कहाँ भाग जाती हो तुम? तुम लोग बहुत लापरवाही कर रहे हो तुम लोग। सर कल तो लाइट ही चली गई, बहुत टाइम बाद आई फिर। अच्छा, लाइट चली गई थी क्या? हाँ चलो सर, निखिल, क्या इसका ये होगा लग रहा। एक अच्छा यही लग रहा है आपको? चलो ठीक है, नगीना बताओ इसका क्या होगा, सातवें का। सर देखो, एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले। डी, भारत के कृषि समुदायों को अपनी आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए अन्य व्यवसाय को अपना लेना चाहिए। मतलब ये कृषि जो क्षेत्र है, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था, हमारा देश है ना, कृषि प्रधान देश है, उस आधार पर ये गलत हो रहा है कि ये दूसरे ऑप्शन को कह रहा है बजाय उसके सुधारों के। भारत को अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय अपनाने चाहिए। ये कठोर उपाय करने की नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है। दूसरा, भारत अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से इसकी कृषि पर निर्भर करती है। ये हो सकता है, लेकिन इसके मुकाबले पहला स्टेटमेंट देखते हैं। कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है। तो इस बी वाले ऑप्शन के बजाय पहला वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। दूसरा भी गलत नहीं है, लेकिन बेटर ज्यादा वो ए वाला है। नहीं, ये वर्ड हमेशा याद रखो, ये प्रमुख रूप से इस टाइप से जोड़ता तो गलत स्टेटमेंट बनाने का ही प्रयास कर रहा है। और ऐसे भी अभी देखो तो एग्रीकल्चर सेक्टर का तो इम्पोर्टेंस ऐसे, बस हाँ ये है कि अगर इसमें समृद्धता आती है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्यों? आज भी 50% लोग इसमें लगे हुए हैं, ये चीज़ याद रखना। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस है इसका। अगर इसमें ग्रोथ होती है तो सबके लिए फ़ायदा होगा। चलो ठीक है, नम्रता कीजिए 9 नंबर। इसका बी होगा। क्या होगा? बी। क्यों बी क्यों होगा? पहले वाले में अंततः है मानव जाति की सभी समस्याओं को सुलझा सकती है। सभी समस्याएं सभी की वजह से एलिमिनेट हो गया ये ऑप्शन। ठीक है, आगे। फिर सी है अत्यंत, जिसका उत्तर विज्ञानक वास्तव किसी से नहीं दे सकते। ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है। और आज की संस्कृति में वैज्ञानिक विचारों को आध्यात्मिक विचारों की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो बी आंसर क्यों है? इसमें बता रहे हैं कि एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं अगर दोनों की लिमिट जान ली जाए तो ये जनरल स्टेटमेंट। ये कौन पढ़ेगा? सकते, यदि उनके समुचित को समझ लिया जाए तो। ठीक है, काजल बताओ 10वें का। काजल, क्या हुआ काजल, नहीं हो रहा? हाँ सर, कर रही हूँ मैं। तो इतना टाइम लगेगा? सर इसका मुझे डी लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब कौन बचा? सना बताओ इसका क्या होगा? आंसर मत देखो। सर आंसर नहीं हाँ, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। वे भूतकाल की औचित्य को नहीं समझ पा रहा है। सर इसको एलिमिनेट कर देंगे हम। आंसर क्या होगा ये बताओ। एक मिनट रुक जाओ सर, मैं कार्ड पीट के लाती हूँ। उसके इतिहास में रुचि नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। वे उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं, अतीत बंधनों से मुक्त करें। डी आ जाएगा सर। डी क्यों होगा ये बताओ मुझे। सर ये उसकी भारत के इतिहास में रुचि नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके, ये भी गलत हो जाएगा सर। नेगेटिव सेंस में दे रहा है। वे भूतकाल के औचित्य को नहीं समझ पा रहा है। सर ऐसा तो नहीं है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है नहीं जो सी सेट में करने लायक हो।
और कौन कौन बता जिससे पैसेज नहीं करवाए हो, याद रखना, मैं आखिरी में करवाऊंगा उनसे। कौन कौन है? सबका हो गया। सबका हो गया। देखो ये शिवानी मैम है, शिवानी मैम। ठीक है, देखते हैं, आखिरी में करवाऊंगा उससे। देखो ये 23 नंबर भी कर चुके हैं अपन, 24 नंबर भी कर चुके हैं। युवराज, जब मैं तुम्हें पूछ रहा था, चलो ठीक है तुमसे ही करवा लिया जाए। चलो आ जाओ तो। चलो 27 नंबर और 29 नंबर शिवानी तुम करना है। 27 नंबर करो युवराज। हाँ सर। सर कौन सा ईयर है ये? 2018। अब देखता हूँ तुम लोग लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो लॉजिक। इसमें सर चारों होंगे। चारों होंगे इसमें? क्यों होंगे चारों, ये बताइए। क्यों, ये वाइल्ड है ये पूरी इसका स्टेटमेंट का क्वेश्चन, तो इसमें चारों ही ऑप्शन होंगे। देखो इस परिच्छेद के अनुसार, ये तो छोड़ो, निम्नलिखित में से कौन से वन आच्छादन में आए ह्रास के परिणाम है? परिणाम है, नेगेटिव चीज पूछ रहा है। अगर नेगेटिव सारी चीजें नेगेटिव होगी तो आंसर होगा। ऊपरी मृदा की हानि, तो ये भी नेगेटिव चीज है। सही बात है भाई, पेड़ कट जाते हैं तो मृदा की हानि होती है ना। अपेक्षाकृत छोटी नदियों की हानि होती है, ये भी बात सही है, ये भी नेगेटिव चीज़ है। कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये बात भी सही है। भौम जल की हानि होती है, ये बात भी सही है। सारे आंसर होगा। चलो ठीक है, ये करो शिवानी फटाफट। इंग्लिश में दिखा दूं, चलो इंग्लिश में देख लो, करो। सही को आप एक बार हिंदी का भी दिखाना, मेरे को सेकंड पॉइंट एक बार देखना है हिंदी में। बताओ। सर है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ये ओनली लगा रहा है इंग्लिश में, है ना, तो ये हो नहीं सकता, है ना। और सेकंड स्टेटमेंट भी अनिवार्य लगा रहा है, तो अनिवार्य भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो कुछ सीख रहे हो तुम लोग, अच्छी बात है। चलो आ जाओ, अब मैथ कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपन कर चुके थे। क्या हुआ? क्या हो गया? पेपर किस ईयर का है? एक बार पेपर किस ईयर का है? 2018। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 34 नंबर अपन कर चुके हैं, इसका करने की जरूरत नहीं है। 36 नंबर भी अपन कर चुके हैं। ये करो 37 नंबर करो, इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। 37 नंबर करो फटाफट सब लोग, इस टाइप क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, करो आप। ये लीनियर इक्वेशन के आते हैं, पर थोड़ा रीजनिंग सर पैसेज में ना इसमें एक भी लग रहा था और ओनली भी लग रहा था, तो मैंने उसको इंग्लिश में पढ़ लिया ना, ओनली एक्सट्रीम वर्ड है ना। ठीक है, अगर एक के साथ ओनली आता है तो अपन उसको एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, तो एक तो जनरली जो है नॉर्मल स्टेटमेंट बनाता तब सही होता है वो, ये चीज याद रखना। जब एक्सट्रीम वर्ड दे दिया तो अपन तो उससे काटेंगे ना। चलो 37 करो फटाफट। और जो बता देना। हो गया सर। हो गया। और अमित तुम तैयार हो जाओ पैसेज करने के लिए, अभी तुमसे पैसेज करवाऊंगा। हाँ ये हो गया सर। 33 नंबर पैसेज करो अमित, 33। ओके सर। अरे ये जब तक सब लोग करो ये क्वेश्चन, सबसे बनना चाहिए ये क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं इजी इजी। क्या हुआ अमित, क्या आ रहा आंसर 33 का? अरे सबसे बना ये 37 नंबर क्वेश्चन। क्या आ रहा अमित तुम्हारा आंसर? बी हो सकता है। क्या होगा? डी।
बी सर, बी 2 नंबर, 2 2 2 1 2 2 नंबर बी। बी क्यों होगा ये बताओ मुझे। नहीं सर, ये बी नहीं होगा, साथ ही ये वाला गलत हो जाता है। शाबाश शाबाश अमित, नहीं और मत देखो पैसे की क्लास तुम। चलो और कौन बचा अभी, और कौन ज्वाइन किया था, और कोई है जिससे मैंने पैसेज नहीं करवाए, कौन है यहाँ पे। जब तक ये सब 33 करो, जिसका हो गया 37 में, जब तक 37 समझा रहा हूँ। देखो इधर यदि ये बोला है निम्नलिखित में कौन सा एक सदैव सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे क्या जो कोरिलेशन बन रहा है। देखो पेंसिल जो है लेखनी से ज़्यादा जो भी है ये लिखा है अपने पास, फिर उसके बाद में लिखा है जो पुस्तक जो है वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तथा पुस्तक जो है टोपी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो पुस्तक और टोपी के बीच में तो आपको संबंध यहाँ पे ज्ञात है, परंतु इनके बीच में ज्ञात नहीं है, टोपी और इनके बीच में। याद रखना पेंसिल और लेखनी के बीच में। तो आप मैंने क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चनों में याद रखना कि 100% स्टेटमेंट ही आंसर देता है। ये अपने को 100% स्टेटमेंट नहीं है। अब इनके बीच में अगर टोपी और पेंसिल के बीच में बात करेगा, अब देखो लेखनी जो है टोपी से ज़्यादा है, ये अब मैंने क्या बोला, ये तो बताएगा ही नहीं भाई, ये अपने पास 100% नहीं है स्टेटमेंट, तो ये तो गया काम से, ठीक है। आगे देखो पेंसिल और टोपी, पेंसिल टोपी के बारे में मैंने बोला, ये अपने को 100% इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा, ठीक है। पेंसिल और टोपी काट दो, आंसर आ गया। लेखनी जो है, सॉरी पुस्तक जो है ज़्यादा है लेखनी से, हाँ देखो ये वाली चीज़। और मैंने देखा 100% जब भी इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप का कोरिलेशन पूछता है यूपीएससी, ये चीज़ याद रखना। अभी सबसे मैंने करवा लिया क्वेश्चन कौन सा? 33। चलो नगीना तुम बताओ 33 का क्या आंसर होगा। सर देखो पहला स्टेटमेंट है, नेतृत्व को केवल युद्ध के अनुभव से ही सिखाया जा सकता है, तो नेगेटिव हो गया। नेतृत्व को अर्जित भी किया जा सकता है, साथ भी सिखाया भी जा सकता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये ठीक है। प्रशिक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि अपेक्षा से अधिक लोग नेतृत्व अर्जित कर सकते हैं, इसको कह नहीं सकते, 100% नहीं कह सकते। कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, इसको भी कोई मतलब औचित्य बनता नहीं है कि बहुत कम बनेंगे बहुत ज्यादा बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं कह नहीं सकते 100%। बी वाला 100% है कि नेतृत्व को अर्जित भी किया जा सकता है, साथ ही सिखाया भी जा सकता है। अब मैंने कितनी बार बोला पॉसिबल स्टेटमेंट हमेशा सही होते हैं। चलो ये करो 38 क्वेश्चन करो, ये 6ठी क्लास का क्वेश्चन है, 38 करो। मैंने बी वाला तो सही बोला था सर। उठा के फेंक दूंगा तुम्हें अभी। बाद में तुमने क्या बोला था, इसका मतलब बाद में आपने बोला शाबाश अमित शाबाश, तो मुझे लगा कि अच्छा चेंज करता हूं मैं। तो बस यही तो बात है, आपका कॉन्फिडेंस इसी तरीके से चेक किया जाएगा, और क्या है। अब आप खुद ही सोच लो। चलो करो फटाफट 38 करो। कोई छुप तो नहीं रहा ना जिससे मैंने पैसेज नहीं करवाया हो। ऐसे होता था जब स्कूल टाइम में लग रहा है कि टीचर की नज़रों से बच रहे तो छिप जाओ। यहाँ पे भी कोई खेल रहा है ऐसा गेम। कौन आया अभी, संध्या। संध्या रेडी रहना, आपसे पैसेज करवाऊंगा मैं जब तक। 38 क्वेश्चन करो, जब तक 38 क्वेश्चन करो। म्यूट करो अपनी तरफ से, म्यूट करो। हो गया सर। ठीक है, और किससे बन गया सर, बन गया। ये 6ठी क्लास का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 6ठी क्लास का। जाके देखो 6ठी या 7वीं क्लास का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का।
क्या हुआ और नहीं बना? भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे समझ लो एनसीईआरटी क्वेश्चन उन्होंने नहीं किए हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है डायरेक्ट। देखो, एक पुस्तक विक्रेता ने एक्स प्रति पुस्तक की दर से भूगोल की ए पुस्तकें बेची। मतलब इसका मतलब ये समझो कि उसने 5 रुपये के हिसाब से 10 पुस्तकें बेच दी। तो आप क्या करते हो, टोटल पैसे निकालने के लिए गुणा ही तो करते हो ना। देखो कुल बिक्री पूछ रहा है तो बस वही कर दो, यहाँ पे वही सेम चीज़ होगी, ए इंटू एक्स, तो ये ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक्स प्लस 2 की प्रति पुस्तक की दर से इतिहास की ए प्लस 2 पुस्तकें बेची। तो ये एक्स प्लस 2 इंटू ए प्लस 2। अब जाके पढ़ो 6ठी-7वीं क्लास में जाके कैसे गुणा करते हैं इन चीज़ों को। फिर आगे एक्स माइनस 2 प्रति पुस्तक की दर से गणित की पुस्तकें बेची, एक्स माइनस 2 और ए माइनस 2। अब इनको गुणा करके जोड़ना है। देखो अभी इसको गुणा देखो, सीख लो, इधर नहीं आता है तो देखो पहले जो आप x को लेके इनको सारी संख्या इनसे गुणा कर दो। ठीक है, और जो चिन्ह आ रहा है वो लिखते जाओ, ए एक्स, दोनों का जो चिन्ह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। फिर x और 2 का करोगे तो प्लस प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा 2x। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो 2 है इसको दोनों से गुणा कर दो, प्लस 2a और 2 और 2 गुणा हो गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो वही सेम चीज़, x इससे गुणा होगा ax। ठीक है, फिर ये माइनस का चिन्ह वाला ये वाला आएगा, फिर x जो है गुणा होगा 2 से, तो ये माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो ये जो है माइनस के 2 है। अब यहाँ ध्यान समझना, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 से आप गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस का 2a। अब ये माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना, प्लस का 4। अब इनको जोड़ दो, ये ax है इधर, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान देखना, ये ax सब जुड़ रहा है तो ये कितना हो गया 3ax। ठीक है, अभी देखिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कट जाएगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कट जाएगा, और ये 4 4 8 है, प्लस 8, तो 3ax 8, आंसर बी। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बना है जाके एनसीईआरटी लगाओ, 6ठी क्लास के 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में है ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन। चलो आगे देखो, हाँ संध्या ये क्वेश्चन कीजिए आप, 49। सर पैसे तो क्या? अच्छा ऐसे डायरेक्ट करना है ना। सब लोग भी पढ़ो, ऐसा नहीं है कि संध्या को दिया तो संध्या, सब लोग पढ़ो, मैं किसी से भी रैंडम पूछ सकता हूँ। सर ऑप्शन सी क्यों होगा ये बताओ मुझे। सर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन विकसित देशों के लिए चुनौती नहीं है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि विकसित देशों के लिए चुनौती नहीं हो सकता है, नेगेटिव बात कर रहा है तो इस वजह से कट जाएगा। फिर एक ऑप्शन तो कटा, तो फिर ए और डी कट गया, फिर 3 कॉमन है सी में, तो 3 पढ़ने की जरूरत ही नहीं, याद रखना है चीज़। अब देखो बी पढ़ो, अनेक देशों के लिए जलवायु परिवर्तन एक जटिल नीतिगत मुद्दा है और एक विकास का मुद्दा है। एक एक वर्ड याद रखना, ये हमेशा सही होता है। चलो ठीक, आगे बढ़ाओ, म्यूट कर लो अपनी तरफ से। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आगे बढ़ो, ग्राफ व्राफ वाले भाग आगे करेंगे अपन, अभी रहने दो। ये क्वेश्चन भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। चलो इधर देखो, 75 76, चलो ये 77 क्वेश्चन करो, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, 77 करो सब लोग फटाफट। सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन पीछे रह गया है, उसको मैं चलो पहले ये करो, पर एक क्वेश्चन रुको, पीछे भी है। चलो पहले ये करो, फिर मैं बताता हूँ। सेवेंटी 77 करो सब लोग। बना किसी से? हाँ मेरे से हो गया। सर इसमें तो अलग अलग अगर मान रखेंगे तो फिर तो यही तो देखना है ना आपको, रख के देखो। अब ये मत सोचो कि क्वेश्चन ही गलत है। बहुत अच्छा हो गया क्वेश्चन है ये, याद रखना, लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है ये। निखिल क्या आंसर आ रहा है? सर इसका डी आएगा। अच्छा, और युवराज तुम्हारा क्या आ रहा है? मेरा भी डी आ रहा है। अच्छा, और किसका हुआ? देखो इधर, कुछ ना कुछ गए कि ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए भाई। देखो, यदि एक्स वाई माइनस 8 है, ध्यान से समझना, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य होने ही चाहिए। अब देखो, मैंने कितनी बार बोला, जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल देना तो एक भी आप गलत प्रूफ कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, x जो है y के किसी भी मान के लिए x तथा y दोनों ही धनात्मक होने ही चाहिए। मुझे बताओ, ये कोई ज़रूरी है क्या x y दोनों धनात्मक होने चाहिए तभी 8 आएगा? मान लो कि मैंने x मान लो 9 ले लिया, ठीक, ध्यान समझना। और y जो है, अगर मान लो यहाँ तो चलो अगर प्लस ले लोगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं, अगर मान लो मैं यहाँ पे x का वैल्यू मान लो कि मैंने ले लिया 12 और y का वैल्यू मैं -4 ले लेता हूँ, नहीं -12 लिया, अरे इसका वैल्यू मान लो y का वैल्यू मैंने 20 ले लिया है, ठीक है, माइनस का 20, तो उससे भी तो 8 आ जाएगा ना। समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ? ये बोल दिया किसी भी मान के लिए, मुझे तो एक गलत एग्जाम्पल देखना है, बस ये कट जाएगा। कट गया, मैंने यहाँ पे लेके देख लिया, y का वैल्यू -20 ले लिया और x का वैल्यू जो है मैंने -12 ले लिया। देखो ना, यहाँ लिखा है x और y के किसी भी मान के लिए, मैंने तो यहाँ ले लिया, इसी से गलत साबित हो गया। और ये समीकरण जो है मेरा संतुष्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, x और y के किसी भी मान के लिए यदि x धनात्मक है तो y ऋणात्मक होना ही चाहिए। क्या बात कर रहे हो? अभी यहाँ पे देखो, अभी तो मैंने लिया ही था, x बराबर आप 9 ले लो, y बराबर प्लस का 1 ले लो, तब भी 8 आ रहा है। ये देखो, तब भी गलत गया ये, ठीक है। आगे देखो, x y के किसी मान के लिए यदि x ऋणात्मक है तो y धनात्मक होना ही चाहिए। अभी तो मैंने लिया ही था ना, ये x और y दोनों की मैंने नेगेटिव ली थी, तब भी आ गया था आंसर। गलत, तीनों के तीनों गलत है, ये चीज़ याद रखना। देखो, ये इस टाइप क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना कि इस टाइप की बस एक गलत चीज़ आपको प्रूव करनी है, उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब एक बार ये क्वेश्चन करो आप लोग, 62 क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं 2012-13 में। करो इसको, याद आया वो क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है ये।
ये मैंने एनसीईआरटी करवाया था तब भी करा था। ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन है, परंतु ऐसे भी कर सकते हो आप, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हो गया। और किसका हुआ? मैंने एनसीईआरटी में भी करवाया था ये क्वेश्चन। और याद रखना यही सेम क्वेश्चन 2023 में भी आएगा। देखो, एक खेल प्रतियोगिता के लिए लकड़ी के 3 खंडकों को मिलाकर बने विजेता मंच को आकार नीचे दिया गया है, ठीक है। उपलब्ध 6 विभिन्न रंगों में से रंग चुनने हैं और लकड़ी के तीनों खंडकों में से प्रत्येक का इस प्रकार रंगा जाना है कि कोई भी 2 खंडकों का रंग एक समान ना हो। विजेता मंच को कितने अलग अलग तरीक़ों से रंगा जा सकता है? याद करो, मैंने क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करवाया था, आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास 6 रंग है, तो ये जो पहला है इसको मैं किसी भी कलर से रंग दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 6 के 6 कलरों में से कोई भी कलर यूज कर सकता हूँ। अब आगे देखो, एक कलर यहाँ पे यूज हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 5 कलर बचे। भाई ये आसपास के सेम नहीं होने चाहिए ना, तो स्वाभाविक सी बात है मैं इसके लिए जो है यहाँ पे कोई सा भी कलर यूज कर सकता हूँ। मतलब ये 5 जो बचे वो सारे सारे कलर हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे मेरे पास जो 4 कलर है उनमें से मैं कोई सा भी यूज कर सकता हूँ। तो 6 पंजे 30, 30 4 120, आंसर 120 आएगा। समझ में आया? अरे ये क्वेश्चन अपन एनसीईआरटी में भी किए थे। चलो ठीक है, 2019 के पेपर में आ जाओ, हो गया। 2018 में कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। अब आप इसे देखते जाना, आगे जाके जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आप इसका वेटेज कम होता जाएगा। फिर अभी 2024 में ज़रूर बढ़ा है, नहीं तो अभी देखना 2019-20 इधर कम ही होता जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले ही, ये अभी नहीं करेंगे। 10 11 छोड़ दो, 12 छोड़ो, अभी 13 छोड़ो। 15 नंबर क्वेश्चन करो। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, 15 नंबर करो सब लोग। 15 नंबर करो। अब देख रहे हो जो अपन जो एलसीएम एलसीएफ ये इनके क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको इधर। याद रखो इस टाइप के पहले भी कर चुके हैं अपन। 2011-12 में सेम यही क्वेश्चन सेम आया था। अगर फिर भी नहीं बन रहा तो समझो तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शिवानी क्या हो रहा, बना नहीं क्या? अभी तुमने एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया शिवानी। सर बाबा लाइट जा रही है हमारे यहाँ पे। लाइट जा रही है क्या? करो 15 नंबर क्वेश्चन करो सब। मेरे यहाँ भी सर लाइट नहीं है। आंधी तूफान आ रहा है क्या तुम्हारी तरफ? तेरे वहाँ कभी आएगी भी नहीं। हवा बहती है तो अरे योगे के इलाके में नहीं आएगी तो किसके इलाके में बिजली आएगी बताइए। चलो करो 15 नंबर क्वेश्चन। और किससे हुआ ये? सेम क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है, याद करो। बस इसने लैंग्वेज चेंज किया है, जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 2012 या 13 का सेम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हो गया सर। अनु, काजल, अमित, क्या हुआ? संध्या, किसी से बन गया है सर। बन गया? सब एक साथ बोलो क्या आंसर आ रहा है। 12।
8। शाबाश, 12th किसने बोला? देखो ये ऐसे पकड़े जाते हैं। चलो आगे देखो, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी की एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई है। एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है यदि और केवल यदि से पहचान संख्या 4 से विभाज्य है। अब देखो कोई चीज़ 4 से विभाज्य है तो भाई स्वाभाविक सी बात हो 4 का गुणज भी होगी, स्वाभाविक सी बात है ना, ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट का खिलाड़ी है यदि केवल यदि पहचान संख्या 6 से विभाज्य है, ठीक है। यदि 1 से 100 तक की पट्टे संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई तो उनमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं? तो बस 4 और 6 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम अब जीवानी ने यहीं तक किया होगा, 12 बता दिया, आगे आंसर है। अरे 12 ये तो वो आया एलसीएम। अब 1 से 100 तक देखो ना, तो 100 में डायरेक्ट किसका भाग दो, 12 का दो, 12 अट्ठे 96, तो 8 संख्याएं तो रिप्रेजेंट करेगी। अब 12 का पहाड़ा बोल लो, चाहे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ये 8 संख्याएं हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को रिप्रेजेंट करेगी। देख लो शिवानी कहाँ गलती कर रहे हो इतनी इजी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन तुम लोग पहले भी कर चुके हो, 2012-13 का क्वेश्चन है ये, पहले कर चुके हो डिक्टो सेम क्वेश्चन, उसके बाद भी तुम लोग गलती कर रहे हो। चलो ये तो एज वाला करना ही है आप लोगों को, ये दोनों करो, 18 और 19 दोनों क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है दोनों, 18 और 19 करो फटाफट। अबे गलत नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं फिर उसके बावजूद भी तुम लोग गलत कर रहे हो। सर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़ना हो, मतलब सॉरी जो लिखा होता है कॉम्प्रिहेंशन वो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? कोई जरूरत नहीं, अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो कोई जरूरत नहीं होती है, बस वही है कि पेपर में भी। हाँ मैं तो बिना पढ़े ही करता हूँ, बहुत कम जरूरत पड़ती है, जब हाँ कहीं 2 ऑप्शन में आप अटक जाओ तब जरूरत पड़ती है, जो भी हल्का फुल्का। अगर निष्कर्ष पूछता है तो आखिरी लाइन पढ़नी चाहिए, अगर परिच्छेद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है तो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन पढ़नी चाहिए, उससे काम हो जाता है। मोस्टली हमारे चलो 20 क्वेश्चनों में तो जरूरत नहीं पड़ती, 20 क्वेश्चन तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके ही निकाल सकते हो आंसर, पर वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको 2011 से लेकर 2024 तक के पैसेज में। 20 क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, 5-6 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आता है तो उसमें थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ता है। अब उसके लिए आपको बार बार पेपर लगाने चाहिए, 2011 से लेकर 2024 तक के पेपर, उस लेवल पे आ जाओगे आप आराम से, 25+ क्वेश्चन सही कर सकते हो पैसेज के। तो आपने पैसेज की क्लासेज नहीं देखी क्या? अभी तो नहीं देखी है। तो फिर तो गलती है ना भाई, वो क्लासेज 4-5 बार देखोगे तब आप लोगों का माइंड उस तरीके से काम करेगा, नहीं तो फिर भटकते रहो, फिर ऐसे पैसेज पढ़ोगे, पैसेज पढ़ने में 2 घंटे में पैसेज पढ़ के सोलना हो। मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना तो 20-30 मिनट मैक्सिमम है ये पैसेज के लिए। जब मैंने 2023 में दिया था मैंने 30 क्वेश्चन पढ़े, 2 घंटे पूरा हो गया। वो तो मैं बता ही रहा हूँ ना, ये चीज़ हकीकत है भाई। और उसमें से सोचो कि रिजल्ट सोचो सही कितने हुए होंगे, बहुत बुरा हाल रहा होगा आपका। और पहली बार था, मैं बिल्कुल ऐसा हो गया मेरे साथ कि पूछो मत, ऐसा पेपर देखा मेरा दिमाग खराब हो गया। और 2 घंटे में क्वेश्चन भी 30 सही होने चाहिए पास होने के लिए, और मैंने क्वेश्चन ही 30 ही किए। यही होता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखिए, आराम से आप 30 मिनट में सारे के सारे पैसेज कर लोगे। अरे एक्यूरेसी बढ़ेगी, 20+ क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे, ये चीज़ याद रखना। वीडियो देखिए उन क्लासेज के, मैंने पहले बोला 4-5 बार देखोगे तब जाके आप लोगों को कुछ कल्याण होगा।
ये तो आपकी फिर अप्रोच वही रहेगी ना, अप्रोच भाई चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। हो गया सर। मेरा भी हो गया। दोनों हो गए? पहले मेरा 30 में मेरे दोनों हो गए। गलती होता था सर। अच्छा, आप सही होने लग गया। आप सही होता है। और किससे हुआ? बस शिवानी और निखिल हो से? गया। मैंने खेल तो अच्छा, देखो इधर तुम लोग देखो, वर्ष 2002 में मीनू की जो उम्र थी मीरा की उम्र की 1/3 थी। अब देखो मैंने कभी भी, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आप आराम से बनाओ। देखो 2002 की बात कर रहा है पहली बार, ठीक है। तो यहाँ पे मीरा और कौन है? मीनू और मीरा, मीनू है और एक मीरा है, ठीक है। मीनू की उम्र जो है मीरा की उम्र की 1/3 थी। अब चाहो तो आप एक्स वैक्स मान के भी कर सकते हो, रेशियो मान के भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। जैसे मान लो मीरा की उम्र मान लो मैंने माना एक्स, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये क्या बोला है? मीनू की जो उम्र है मीरा की उम्र की 1/3 थी। तो मीनू की जो उम्र है मान लो इसकी जो है 1/3 थी, तो x/3 होगा। ध्यान से समझना ये चीज़। सर अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, मीरा की एज को 3 मीनू हाँ, मान वो सकते बात हैं। तो वही हो गया ना, अब इसको गुणा कर लो। बात तो वही है, पर मैं समझो यही चीज़ बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? जबकि 2010 में, 2010 मतलब 8 साल ऐड किया है इसमें, ठीक है। 2010 की बात कर रहा है, 8 साल बाद में मीनू की जो उम्र है मीरा की उम्र की आधी थी। मीनू की जो उम्र है मीरा की उम्र की आधी थी। तो इसको चाहो तो x+8 कर लो, यहाँ पे x/3 प्लस जो आप करोगे क्या 8 करके /2, इन दोनों को बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा, निकाल लो। अब देखो यहाँ पे करोगे तो इसको देखो वो गुणा चले जाएगा, ये देखो x+24/3, ये 2x उधर गुणा हो जाएगा, 2x+16, ठीक है। फिर उसको गुणा कर लो, x+24 बराबर 6x+48, ये इधर गया 5x आया, 5x उधर करोगे, कुछ तो गलती हो गया क्या? 24, ये तो 24 आ रहा है, कटेगा ही नहीं इस तरीके से, कुछ तो गलती हुआ। रुको रुको रुको, यहाँ पे जो है सर 3x करके कर लो ना, वो ज्यादा इजी रहेगा। इसमें डिवीजन मेथड में ज्यादा हार्ड हो गया। 8 आएगा ना, x+8 आएगा, तो 2 कर रखा था उस। अच्छा, गलती किया था क्या अपने कुछ? देखो यहाँ पे x/3, ये x थी इसकी उम्र, फिर ये x+8 आ जाएगा, ठीक है। और ये x/3, ये इसमें भी 8 जुड़ेगा, और ये इसका हाफ है, हाफ करने के बाद में इक्वल होगा ना ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद में x+8 को सर आप मल्टीप्लाई कर दो ना 2 से, हाँ वही तो उसको हाफ करो क्योंकि इधर 3 है ना। ये देखो ये x+24, ये इंटू 3, फिर ये होगा ना, ये तो वही बात तो हो गई। कुछ तो गलती किए हैं अपन, रहने दो, यहाँ पे कुछ गलती हुई है। चलो देखो इधर ध्यान से देखो, रेशियो से भी बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, ठीक है। देखो ये क्या आप 24 कहाँ से लेकर, मैंने इसको कैसे किया, आप जो कर रहे हो ना ऐसे ही था, लेकिन इसमें देखो x/3 आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा, इक्वल में 2 का मल्टीप्लाई इधर x+8 से हो जाएगा। इन दोनों को सेम करेंगे, मतलब इसका वज्र गुणांक करेंगे, तो इधर ये 6x, ये x+8 आएगा इज इक्वल 6x। अरे नहीं, आप यहाँ पे ये भी तो कॉमन लोगे ना, तो ये तो चॉइस होगा ना फिर। 3 कौन सा कॉमन कह रहे हैं आप? ये मतलब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो लिया तो है x+8/3। अरे तो ये x/3 भी तो होगा तो ना, 8 भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो चॉइस आएगा ना, यहाँ पे चॉइस ही आएगा वो। नहीं वो गलती कर रहे हैं, छोड़ो। सर ऐसे करके करो, मीरा की जो एज है वो 3 मीनू है। अरे ठीक है कोई नहीं। अब देखो ना, एक तरीका है ऑप्शन मेथड, उस तरीके से देख लो, फिर उसके बाद में वो वाला तरीका देखेंगे। देखो मीनू का जन्म वर्ष क्या है, अब देखो ध्यान से समझो। जैसे मान लो मैंने माना 1992, तो 1992 से लेके 2002 में कितना उसका एज हो गया, 10 साल का हो गया मीनू का, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, मीनू की जो उम्र है
वो मीरा की उम्र की 1/3 थी। 1/3 थी तो मतलब यहाँ पे कितनी हो गई, उसकी 30 एज हो गई। फिर इसमें आप 8 साल जोड़ दो, ये तो 18 साल की हो जाएगी, ये कितना होगा, हो गई 38 की। पर क्या इसका आधा हो रही है? नो, इसका मतलब ये तो गलत है। अब बी ऑप्शन पे देखो, 1994 से आप इधर जाओगे तो ये कितने साल की होगी, 8 साल की। 8 साल की कितना, तो 3 गुना, तो ये कितना हो गई 24। अब 24 में आप इसमें कितना जोड़ दो, ध्यान देखना, अभी देखो इससे ऑप्शन से आंसर आ जाएगा 8 है, ये 24। फिर आगे 8 साल बाद में ये कितने साल की हो जाएगी, 16। ये 8 इसमें जोड़ दो 32, क्या 2 गुना हो रहा है, हो गया, आंसर बी आ गया। तो एक तरीका ये भी है जिससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। परंतु वो तरीका भी सीखो, वो भी ज़रूरी है। देखो इधर आप जो है मीनू और मीरा की 2002 में देखो, ठीक है, मीनू और मीरा की, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो इसकी अपन जैसे 1/3 है, ये इधर 1 थी, ठीक है, मैं रेशियो में लिख रहा हूँ, अब ध्यान समझना। तो इसको मैं डायरेक्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 से गुणा कर दो तो 1:3 हो जाएगी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, मीनू और मीरा की 2010 में जो एज होगी उनकी क्या होगी, ये बोला 1 कितना है, मतलब इसकी आधी थी तो मतलब वही 1/2 ही है, वापस वैसे करोगे तो 1:2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि अब जो है इनका रेशियो ये बन रहा है, ठीक है। 2010 में जो है इनका रेशियो ये बन रहा है कि 1:2 का आ रहा है। अब इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अगर इसको 2 से गुणा करोगे, पर इससे अपने को क्या पता लगेगा यहाँ से, जैसे इक्वेशन निकलेगी ना, इक्वेशन निकलेगी कि 3 मीनू + 8 = 2 मीरा। क्या इक्वेशन लगाया आपने? इक्वेशन पहले तो सबसे पहले 2002 में जो मीरा थी ना वो = 3 मीनू थी, ठीक है। हाँ। फिर +8 करते हैं अपन, तो मीरा में भी +8 होते हैं और 3 मीनू में भी +8 होते हैं, ठीक है। तो अब अपन 3 मीनू + 8 को इक्वल कर सकते हैं 2 मीरा के, अच्छा, है ना। अभी इक्वेशन बन गई। अब 3 में से 2 माइनस किए तो 1 बचा और मीरा 8 साल की निकली। मीरा की उम्र निकाल लिया तुमने? सर यहाँ पे जो आप रेशियो कर रहे हैं उससे भी तो हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे आपने निकाला 2002 का 1:3 और वहाँ पे 2010 का 1:2। तो यहाँ रेशियो में मीरा कितना ज्यादा है, 2, मतलब 1 3 है 1 2 है, तो कितना ज्यादा है, 1 का अनुपात है। हाँ सही है, 1:8 आ जाएगा फिर वो। यस सर, यस। अरे यहाँ पे 2002 और 2010 है तो 8 हो गया। ठीक है, सही बात है। अब यहाँ पे देखो 2010 का है, यहीं पे आप इस मतलब 1 अनुपात का मान आ चुका है, अब इसी 1 अनुपात का मान आप यहाँ पे निकाल लो। यहाँ पे मीनू की उम्र आ जाएगी 8, इसकी उम्र आ जाएगी कितनी, 24। अभी बोला मीनू का जन्म वर्ष क्या होगा, तो मीनू का जन्म वर्ष इससे जस्ट 8 साल पहले होगा। 2002 से 8 साल पहले जाओ, कौन सा आएगा, 1994। ये सही बताया उन्होंने। उससे रेशियो से आप जो है आराम से उसका देखो, इधर देखो दोबारा कर लो, ये चीज़ ये अच्छी चीज़ है। मतलब रेशियो से भी होता है, मैं एक्स वाला भी मान के करूँगा, रुक जाओ, उससे भी मेथड से करेंगे। ये रेशियो भी देखो, मीनू और उसका देखो 1:3, ये है 2002 की स्थिति, ठीक है। और ये है 2010 की स्थिति जिसमें क्या आ जाता है, 1:2 आता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इन दोनों जो मीरा की और इसमें इनमें अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और ये कितने साल का अंतर आया है, 8 का। तो 1:8, तो ये अनुपात का मान आ गया अपने को। तो ये यहाँ पे मीनू की उम्र कितनी हो जाएगी, 8, इसकी हो जाएगी 24, ठीक है। अब इसमें 8 साल जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 16, और इसमें 8 साल जोड़ोगे तो 32, ठीक है। तो ये पता लग गया अपने को। अब ये बोला मीनू का जन्म वर्ष क्या है, तो 2002 में अगर 8 साल की थी तो 8 साल पहले तो जन्म हुआ ना इसका, तो 1994। समझ में आया? अरे कुछ बोलोगे? अब देखो एक्स वाला भी कर लेते हैं अपन, देखो ध्यान से देखना, कुछ तो कुछ गलती किए हैं उसमें, नहीं तो ऐसे आंसर तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखते हैं वो एक्स वाला, देखो ध्यान से देखना। ये क्या बोला, 2002 में जो है मीनू की जो उम्र है, जो मीरा की उम्र है, जैसे मालूम मैंने मीरा की उम्र मानी x, तो मीरा की उम्र की 1/3 थी, ठीक है। ध्यान समझना। अब स्वाभाविक सी बात है, इस मीरा की उम्र, ओनली मीरा की उम्र पे ध्यान दो आप। मीरा की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 8 हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये x + 8 हुई है, और इधर जो है इसको 8 में जोड़ो, इसका क्या बोला, इसका जो है आधा है,
ठीक है। अब चाहो तो आप यहाँ से जो है इसको यहाँ पे मत लेके जाओ, ओनली अगर उसको यहाँ पे इसको सोचो, ये x प्लस 8 इसके आधी है, तो आधी है तो मैं इसको इसे बराबर करने के लिए मुझे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये जब जाके बराबर आती है, ठीक है। अब इसका अगर मैं इस यहाँ से ऐसा लेके चलूँ, नहीं अगर इसको मान लो यहाँ पे x प्लस 8 किया, तो ये x प्लस, रुको जाओ, ये जो है ना इसके बराबर होगी, नहीं मतलब ये इसकी उम्र थी ना, ये जो है यहाँ पे जो देखो, हाँ ये सही है, सही है। देखो ये रियल में ये एज है, ये भी जो अगर इसमें तुम x3 प्लस 8 कर दोगे तो ये बराबर होगी x प्लस 8 2 के। ये सही है या नहीं सही है, ये बताओ मुझे। अरे बोलो ये बात सही है या नहीं है, मुझे बताओ पहले। सर वो बात तो सही है, बट आप दोनों का x मान ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा नहीं पर वो इजी, एक्स वाई लो सर, एक्स वाई लो, कोई उससे नहीं, ज्यादा इजी होगा। इजी इससे भी हो जाएगा। रुको एक मिनट, देखो चॉइस ये 3 आया, ये x प्लस 8 आया, ये 2 आया। अब देखो 2 गुणा करो इधर, 2x प्लस 48, ये 3x प्लस कितना हो गया 24। अभी देखो उधर घटाओ, ये x, ये 24, 48 में 24 घटाओ कितना आ गया 24 आ गया। ये x जो वैल्यू है उसकी आ गई ना, मीरा की उम्र। तो मीरा की उम्र है तो ये मीनू की उम्र चाहिए अपने को, तो 24 में 3 से भाग दे लो, आ गया 8। अब समझ में आया मैंने क्या लॉजिक लगाया। अरे आया नहीं आया आंसर, ये बताओ। अरे भाई बहुत इजी तरीका, देखो ध्यान समझना, मैंने क्या माना, यहाँ पे मीरा की उम्र 1 साल, x साल है, ठीक है। अब ये जो बोला है मीनू की उम्र भाई इसकी 1 तिहाई है, ठीक है, ये बात सही है। अपन गलती क्या करें तो वो चीज़ समझना ध्यान से। अब मैंने क्या किया, ओनली मीरा पे फोकस किया, मीरा का फोकस किया तो भाई इसके 8 साल बड़ी, ठीक है, ये बात सही है। अब मैं यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा ना, इसके यूज मत करो आप, इसका यहीं पे बनाओ। तो ये क्या बोला है, इसका आधी थी, x प्लस 8 का आधी है तो बाई 2। अब मुझे बताओ ये जो है मीनू की एज है, ये रियल एज है मतलब 2010 की। और मुझे बताओ इसका 2010 में लेके जाना, तो इसमें मैं क्या जोड़ दूँ, 8 जोड़ दूँ, तो ये भी 2010 की एज होगी, ये एज भी 2010 की है, ये एज भी 2010 की है, तो दोनों मैं बराबर कर सकता हूँ, दोनों बराबर कर सकता हूँ। इसको सोल्व कर लो तो यहाँ पे आपका जो है मीनू की एज निकल जाएगी, सॉरी मीरा की एज निकल जाएगी, तो मीनू की एज भी निकल जाएगी। अरे समझ में आया, ये मेथड याद रखना, इससे जल्दी होगा क्वेश्चन। अनुपात वाला तो और भी फास्ट होता है, परंतु वो हर किसी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये चीज़ सीखा है। चलो देख 19 नंबर करो फटाफट, 3 मेथड सिखाए मैंने, देखो उस क्वेश्चन का, फिर भी अगर नहीं करके आओगे ना। हो तो गया सर ये वाला, किससे हुआ किससे नहीं हुआ, ठीक है आगे देखो। सी है ना इसका आंसर। हाँ सही है। राकेश और राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंदे और 10 रैकेट खरीदे। तो इनके लिए मान लो, इसकी गेंद के लिए x मान लो, रैकेट के लिए y मान लो। तो ये 10x प्लस 10y, और राकेश ने 1300 रुपये खर्च किए, राजेश ने एक साथ मिलकर, और राजेश ने 1500 रुपये खर्च किए, तो ये कितना आ गया 2800 रुपये। यदि प्रत्येक रैकेट की एक कीमत, अब देखो ध्यान समझना, x और y के बीच में संबंध बता रहा है, बस वही लिख दो आ जाएगा आंसर। यदि प्रत्येक रैकेट ये देखो रैकेट मतलब y, यदि प्रत्येक रैकेट की कीमत एक गेंद की कीमत की 3 गुनी है, तो एक गेंद की कीमत की 3 गुनी है, तो मुझे गेंद को बराबर करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। अरे समझ में आया। अब यहाँ पे y के बराबर वो रख दो, और जो आपको किसका y की वैल्यू चाहिए तो इसके x की जगह रख दो, चाहो तो वो जो भी है। अब y बराबर 3x लिख सकते हो, तो वहाँ पे लिख दो 10x प्लस ये कितना हो जाएगा 30x बराबर 2800। यहाँ पे 40x आ जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 2800/40 डिवाइड कितना है 4 7 28, 70 रुपये आया। अब मुझे चाहिए किसका वैल्यू, रैकेट y का वैल्यू चाहिए ना, तो 70 × 3 करो 210, आ गया आंसर। अरे बताओ, अरे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, 6ठी 7वीं क्लास के NCERT क्वेश्चन है ये बनने चाहिए क्वेश्चन, NCERT जाके पढ़ो। अरे बने किससे नहीं बना वो क्वेश्चन, मुझे बताओ। बन गया था सर, जाके NCERT पढ़ो जिससे नहीं बना। लीनियर इक्वेशन दोबारा जाके बनाओ, वो चैप्टर पढ़ो जाके। सर किया था उसमें नहीं हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है 35 करो इधर भाई, जब या तो लैंग्वेज का फर्क है फिर इसको इसका है। 35 करो सब लोग फटाफट।
36 उस दिन कर चुके थे अपन, ठीक है। ये 35 भी कर चुके पर तो एलसीएम का क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूँ। 35 करो। 35 करना है सर। अरे हाँ 35। हमको लगा 33 करना है। हाँ सोए रहते हो निखिल तो। एलजीएम का क्वेश्चन है ये। हो गया सर। किसी का 7 जनवरी आंसर आया? नहीं सर। नहीं आ रहा है सर, बार बार आता है मेरे। अब देखो ये 1 जनवरी को 7 में जा रहे हैं। 13 जनवरी होगा। अरे और क्या, देखो इधर 1 जनवरी को 7 में जा रहे हैं। उसके बाद में सीता जाती है 2 दिन के अंतराल पे। ध्यान देखना, मैं यहाँ पे गिनती लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना इस चीज़ का, ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो पहले दिन सीता, अब सीता 2 दिन के अंतराल पे जाती है। 2 दिन का अंतराल मतलब 2 दिन का डिफरेंस, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है सीता अगली बार कब जाएगी? 4 को। ध्यान समझना, इसी तरीके से करना इस क्वेश्चन, ऐसे ही करना, मतलब कोई जरूरत नहीं एलसीएम, मैं विदाउट एलसीएम भी बताता हूँ, इसको ध्यान देखना। फिर 4 के बाद में कब जाएगी? 7 को जाएगी। देखो ध्यान देखना, मैं इसको गोला करते जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में 10 को जाएगी। फिर उसके बाद में 13 को जाएगी, ठीक है, ध्यान समझना। फिर उसके बाद बोला गीता जो पढ़ते 3 दिन के अंतराल पे जाती है, 3 दिन, तो ये 5 तारीख को जाएगी। फिर उसके बाद में 9 तारीख को जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में 13 तारीख को जाएगी। आंसर 13 तारीख। कुछ ही नहीं करना था इस क्वेश्चन में। अरे समझ में आया? इसको एलसीएम लेके किस तरह करेंगे सर? एलसीएम में गड़बड़ी कर दोगे। देखो इधर क्यों गड़बड़ी करोगे वो देखो, ऑब्जर्व करो। आप अगर एलसीएम 2 और 3 का ले लोगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब 1 तारीख को गए थे तो अगली बार कितनी तारीख को जाएंगे? 7 तारीख को, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो एलसीएम यहाँ पे 2 3 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना डिफरेंस दिया है, ये चीज़ याद रखना, अंतराल दिया है, इसलिए एलसीएम आपको डायरेक्ट इसका नहीं लेना है। अब यहाँ पे समझो, जैसे 1 के बाद में ये कब जा रही है? 4 को जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो है कितने दिन बाद में जा रही है? 2 दिन बाद में जा रही है। ये 3 दिन बाद में जा रही है ना। अच्छा ये गीता। हाँ, तो यहाँ पे आप ये देखोगे, इसके बाद में ये कौन से, देखो 2 3, ये तीसरे दिन जा रही है, तो आप लोगे 3 सीता के लिए। और ये देखो यहाँ से बाद में कितने, ये 5 तारीख को जा रही है गीता, तो 1 2 3 4 लोगे आप, तब जाके इसका एलसीएम लोगे, तब आएगा 12, तब आएगा आंसर। तो याद रखना, जब ये डिफरेंस दिया रहता अंतराल, तो अंतराल डायरेक्ट मत ले लेना 3 और 2 का, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। वैसे बाय द वे सिंपल तरीके से बन रहा था, तो सिंपल तरीके से बना लो, ज़्यादा अच्छा तो वही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, उसको गलती मत करना उस तरीके से। चलो ये करो, 38 करो, 39 नहीं, ये तो परसेंटेज वाला छोड़ो अभी। 38 करो, 38। देखो मैं पहले बता रहा हूँ एज वाले क्वेश्चन आएंगे और बहुत क्वेश्चन आएंगे। जैसे 2024 में दो क्वेश्चन आए, तो मैं 2025 में मान के चल रहा हूँ मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको। अरे 3 4 चैप्टर करवा रहा हूँ, इससे मान के चलो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। और उधर नंबर सिस्टम जो कर चुके हैं उससे 20 क्वेश्चन मान के चलो। हो गया। हो गया, और किससे हुआ?
बन गया सर। अरे बनाओ, ये सबसे बनने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, एज वाले क्वेश्चन तो जरूर आएंगे एग्जाम में। सर दिख नहीं रहा स्क्रीन पे कुछ। जिसको अपनी तरफ से स्क्रीन पे दिक्कत आ रही हो, अपनी तरफ से दिक्कत हो, एक बार दोबारा रीजॉइन करो। आप नेट वेट को ओपन ऑन ऑफ करो। वो आपकी तरफ से दिक्कत हो रहा है। अगर मेरी तरफ से दिक्कत होता तो सबको दिक्कत आता है, ये चीज़ याद रखो। मुझे भी नहीं दिख रहा सर। और सबको नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो निकेल आपकी तरफ हो गया से सर। गड़बड़ी है। मेरी तरफ से गड़बड़ी आएगी, समझ लेना, सबको नहीं दिखेगा। हो गया सर। 39 भी करना है क्या? नहीं, 39 नहीं करना है। और किससे बना 38? देखो, कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आप, मतलब ऑप्शन मेथड का ही यूज कर सकते हो इसमें। देखो पहले वही देखते हैं अपन। ये बोले ईना के पिता की किस उम्र में विवाह हुआ था। ठीक है, ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखो, ईना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई थी। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे अपन कोई भी ऑप्शन मान लो, जैसे 22 वर्ष उसके पिता की किस उम्र में हुआ, तो 22 साल का था वो उस टाइम। ठीक है, ध्यान समझना। फिर बोला कि ईना जो है 4 साल बाद में पैदा होती है, तो ये 26 साल का हो जाएगा उस टाइम। ठीक है, फिर क्या बोला है, उसके माता और उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। उसकी माता जो है उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, तो 19 साल की होगी। 19 की होगी तो यहाँ पे 23 साल की हो जाएगी इसकी माता। क्या रखना, यहाँ पे मदर या फादर की एज है। ठीक है, आगे क्या बोला है, ईना जो है और ईना से जो 13 वर्ष की है, रुक जाओ, क्या बोला, उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है और ईना से जो 13 वर्ष की है, मतलब ईना की एज अब 13 वर्ष है। अब देखो, ईना जो होगी इसके बाद में 13 साल की होगी ना वो, ध्यान समझना। तो इसमें 13 साल जोड़ोगे तो ये कितने हो जाएगी, 36 साल की हो जाएगी। ठीक है, और इसमें छोड़ोगे तो ये 39 साल के हो जाएगा। ठीक है, 13 वर्ष की है, उससे 24 वर्ष बड़ी है। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें अगर निकालोगे तो 23 साल ही आ रहा है, तो ये समझ में आ गई कि इसका 22 आंसर नहीं है। परंतु जैसे एक जोड़ दोगे इसमें तो आंसर आ जाएगा, तो 23 वर्ष आ गया आंसर। समझ में आया, मतलब ऑप्शन मेथड से आप कर सकते हो इजीली, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब आगे देखो, इधर नॉर्मल तरीके से देखते हैं। ईना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई थी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो मैंने मदर फादर, तो मदर के जो फादर की एज माना मैंने वाई, इसके मान लिया एक्स मान लो, आप एक्स वाई मानोगे तब भी हो जाएगा। परंतु इसमें देखो, जैसे अगले स्टेटमेंट पढ़ोगे उसमें हेल्प कर दिए आपको, तो ये एक्स वाई अलग से मानने की जरूरत नहीं है। उसके माता और उसके पिता, उसकी माता जो है उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। 3 वर्ष छोटी है, तो जैसे ध्यान समझना, ये वाई है तो ये क्या हो जाएगी, वाई माइनस 3। तो यहाँ पे आपको अलग से फिर एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये देखो, एक ही बन गया। आगे देखो, और ईना जो है, और ईना से जो 13 वर्ष की है उससे 24 वर्ष बड़ी है। अब देखो, ईना की जैसे आप उम्र मानोगे, जैसे मान लो यहाँ पे जेड मान लिया, अब जेड वो उससे 13 वर्ष बड़ी है उसकी माँ। अब चाहो तो इसी में जोड़ दो ना, 13 साल आप इसमें जोड़ोगे तो ये वाई माइनस 3 प्लस 13 करोगे। ठीक है, तो वो जो स्वाभाविक सी बात हो, किसकी उम्र आ जाएगी, ईना की उम्र आ जाएगी। वो नहीं, मतलब ये उसकी माँ की जो है, माँ की एज आएगी जो 13 साल बाद में जो एज होगी। ठीक है, और वो जो है 24 वर्ष बड़ी है उससे। सर ये बोल रहा है कि ईना रुक 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 रुक, नहीं नहीं, यहाँ पे 24 वर्ष बड़ी है, वो अपनी बेटी से 24 वर्ष बड़ी है। रुक जाओ तो 13 माइनस 24 करेंगे सर। अरे नहीं नहीं, रुको एक मिनट। ईना और उसे अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई थी, तो यहाँ पे 4 वर्ष बाद जो पैदा हुई थी, उनके शादी के 4 वर्ष बाद पैदा हुई थी। ईना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई। उसकी माता जो है उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, और ईना जो है 13 वर्ष की है जो 24 वर्ष बड़ी है। ईना के पिता को किस उम्र में विवाह, मतलब जब ईना 0 साल की थी तो उसकी मम्मी 24 साल की थी। उससे 4 साल पीछे जाओगे तो 20 साल की हो जाएगी उसकी मम्मी जब उनकी शादी हुई थी, और पापा 3 साल बड़े हैं। सही है सही, उस ऑप्शन मेथड से तो हो ही रहा है, पर इस तरीके से अपन देखेंगे। रुक जाओ, हाँ यहाँ पे, यहाँ से ये मिलेगा। ईना से उसकी माता जो है 13 वर्ष की है, वो 24 वर्ष बड़ी है उससे। तो हमेशा 24 वर्ष ही बड़ी रहेगी ना, तो जब वो ईना 0 की थी तब भी तो वो 24 साल ही बड़ी रहेगी। हाँ वो बात तो सही है,
4 वर्ष बाद पैदा हुई तो समझ पाता उस टाइम उसकी माता की एज कितनी है 20, तो उसके पिता की एज कितनी हो जाएगी 23। मतलब ऑप्शन मेथड जो है इसमें ज़्यादा काम करेगा। मेरा मानना है कि इसमें उस तरीके से मत करो आप। इसमें जो सबसे बेस्ट मेथड है आप ऑप्शन की मदद से करो, मतलब रिवर्स मेथड का यूज़ करोगे तो ज़्यादा जल्दी आंसर आएगा। देखो कैसे, इन्हें अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई थी, ठीक है। और जो शिवानी ने पकड़ा वो चीज़ पकड़ो आप यहाँ पे देखो 24 वर्ष बड़ी है उसकी माता, तो उसकी माता तो 24 वर्ष बड़ी रहेगी उसके जन्म के बाद में है, तो ये 24 साल जो है 24 वर्ष बड़ी है उसके, तो ये उसके जन्म के समय है। और हीना का जन्म उसे जस्ट 4 साल बाद में होता है उनकी शादी के, तो ये समझ पाते उसकी माता की एज कितनी हो जाएगी 20, और इसके जो पिता है उसके 3 साल बड़े हैं तो 23। तो ज़्यादा बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से अटेम्प्ट करो, ना कि एक्स मान करके करोगे तो वो सही तरीका नहीं है। देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन मेथड से करते हो उससे फास्ट आता है। चलो करो, ये एवरेज वाला क्वेश्चन है, ये फटाफट करो 40 नंबर। देखो याद रखना कुछ क्वेश्चन है ना ऑप्शन मेथड से ही करने के लिए होते हैं, उसमें डायरेक्ट आंसर आता है जल्दी। सर हो गया। किससे हो गया? यस सर। और करो, और किससे हुआ ये? बन गया सर। सर हो गया, सर हो गया। हो गया सर। ठीक है, देखो इधर दिया गया है कि 100 बी है विद्यार्थियों क्या को इसका आंसर? दिया गया, क्या आंसर? बी फॉर बॉल। ठीक है, दिया गया 100 विद्यार्थियों को औसत अंक है 40। देखो वही सेम चीज़ 100 छात्रों का, तो ये 100 मान लिया, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा 4000। फिर आगे बोला बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक जो है 53 था जिसे भूल से 43 पढ़ा 83 पढ़ा गया। मतलब कितने का ज़्यादा, कितना ज़्यादा पढ़ लिया, सोचो आप खुद ही सोचो ना। 30 ज़्यादा पढ़ लिया तो इसमें -30 कर दो। अब 30 माइनस कर दोगे 3970 आ गया। 3970 आप डिवाइड निकाल लो, एवरेज आ जाएगा 3.9 39.7। कितना इजी है, याद रखना इसी तरीके से होगा, डायरेक्ट करना है क्वेश्चन। अरे समझ में आया भाई, ज़्यादा जोड़ लेते 4000 आ गया था ना, तो घटा दो भाई, कितना ज़्यादा जुड़ गया 30 ज़्यादा जुड़ा था, 30 ज़्यादा जुड़ा तो 30 घटा दो, फिर एवरेज निकाल दो, 100 से डिवाइड कर दो। अब ये क्वेश्चन भी नहीं बना तो मतलब बहुत बुरा हालत है, ये चीज़ याद रख लेना। फिर ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक, आगे बढ़ो, ये सब कर चुके हैं अपन। करो 55 करो। हो गया सर। हो गया, और किससे हुआ?
हो गया सर। अरे बनाओ, सबसे बननी चाहिए क्वेश्चन। अब मैं फिर बार बताऊं, जैसे नहीं बन रहा है तो पहले तो एनसीईआरटी लगाओ। दूसरा, जो मैंने जैसे चैप्टर वाइज करवाते जा रहा हूँ, उनके जो दृष्टि वाली बुक दी है उससे क्वेश्चन लगाओ, और उसमें मैंने उसका सॉल्यूशन बुक दे दिए है, वो जाके लगाओ। कहाँ है सर, मिल नहीं रहा मुझे वो। लो अभी ग्रुप में भेज देता हूँ तुम्हें, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज ठीक है रहा हूँ। सर, ठीक है ठीक। हो गया सर। क्या आंसर आया है? 54 kg। सही है। और किससे नहीं हुआ ये? हुआ किससे नहीं, ये बताओ मेरे को तो। अब उल्टा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा तुम लोगों से, किससे नहीं हुआ, हो गया सर। किससे नहीं हुआ बताओ। सर हो गया। देखो इधर 55, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और उनके माता पिता है, तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 4 बच्चे और उनकी माता का वजनों का औसत वजन, मतलब 3 का वजन, औसत वजन है ये, तो ये टोटल वजन इनका कितना हो जाएगा? 150। बच्चे और उनके पिता के वजन का औसत वजन 52 है, तो 52 × 3 करो। ठीक, ध्यान से समझना, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब देखो, यदि पिता का वजन 60 kg है, अब देखो ध्यान समझना, यहाँ से 60 kg घटा लो आप, तो ये 2 बच्चों का आ जाएगा, 2 बच्चों को उससे घटा लो, तो यहाँ से 60 kg घटाओगे आप, 6, 15 में 6 घटाया तो कितना आ गया है? 96 आया। ये दोनों बच्चों का वजन है, इसमें से घटा लोगे 150 में से, तो आपका माता का वजन मिल जाएगा। 10 में से घटाओ 4, 14 में से 9 घटाओगे तो कितना? 5, 54 आंसर। अब मुझे बताओ इसमें क्या था ऐसा? मैं फिर 12 बता रहा हूँ, नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन जो पहले तो एनसीईआरटी लगाओ जाके, उसके बाद में जो मैंने अभी भेज दिया हूँ ग्रुप में, उसके दृष्टि वाली बुक के क्वेश्चन लगाओ, और उसका सॉल्यूशन मैंने बनाया है, भेजा है, उसको करो। चलो आगे देखो। ये क्वेश्चन करो आप लोग, 69 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। देखता हूँ इस क्वेश्चन को कौन करता है। इस क्वेश्चन को कर लिया तो मान लिया कि आप लोग सही दिशा में आपकी पढ़ाई जा रही है, नहीं तो आपकी पढ़ाई बहुत खराब हालात है आपकी पढ़ाई के। देखता हूँ इसको कौन करता है। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में करवाया था मैंने, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ ये चीज, कहीं एलसीएम एचसीएफ लगाने बैठ जाओ। सोचो, इतनी मदद कर दिया आप लोगों की, अब तो कर लो ये क्वेश्चन। सर आपको पता है आप कहाँ गड़बड़ी करेंगे। सर 30 आ रहा है क्या? कर लिया आपने? आंसर नहीं, मैं प्रोसेस ही पूछूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी नहीं है, तो आप आंसर तो हो सकता है आपको याद हो। मैं ये पूछूंगा कैसे हुआ, ये चीज याद रखना है। सर एक मिनट शांति तो रखो। ठीक है, एकदम शांत हो गए हम तो। आप बहुत मजे ले रहे हो।
बन गया सर। बन गया। जी सर। और किससे हुआ? मैं प्रोसेस पूछूंगा, याद रख लेना। आंसर तो याद होगा आप लोगों को, वो आंसर नहीं जानना मुझे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। है तो लीनियर इक्वेशन का है, इजी कैटेगरी में बोला जा सकता है, पर है नहीं इजी। चलो बताइए। 1 सेकंड रुक जाओ। ओके, 1 सेकंड या 2 सेकंड जरूर। और सर 2 मिनट और रुक जाइए बस। अरे बस अमित, सॉरी निखिल, आप 2 मिनट क्या, आप 10 मिनट बोलेंगे रुक जाएंगे। नहीं, क्वेश्चन को कर लेना बस। मैंने एनसीईआरटी करवाया था, तब बोला भी था कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, इस टाइप का क्वेश्चन याद करो। एनसीईआरटी क्वेश्चन है डायरेक्ट। आ रहा है पर 22 ऑप्शन में नहीं है। हाँ, 22 तुम ले कैसे आए नगीना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ले कैसे आए 22, तुम्हें बताओ। 22 आ रहा है, मैंने इसको सॉल्व करके देखी। और बताओ, और धुरेंद्र कौन कौन है जो आंसर बताना चाहता है इसका? सर हमने तो पहले मतलब उसके अकॉर्डिंग किया तो हो नहीं रहा, तो ऊपर दिया हुआ भाज्य संख्याओं का औसत, तो मैंने एलसीएम निकाल के करा तो उसमें 30 इकाई आ रहा है। लेकिन वो सही नहीं होता है। एलसीएम 30 कैसे आ गया है, ये देखो। सुनीता कागज के एक पत्र को 3 टुकड़ों में काटती है, ठीक है। अब ये नहीं बोला कि सेम काटती है, क्या है, ये चीज़ भी याद रखना। पहले टुकड़े की लंबाई जो है 1 अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। अब देखो ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला था तो 10 मिनट ले लो, बनना चाहिए। देखो ध्यान से समझो इसका। कोई और टाइम लेना चाह रहा है कि हम बना लेंगे इसको, टाइम लेके बनना होता तो बन चुका होता, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान देगा, सुनीता कागज के एक पत्र को 3 टुकड़ों में काटती है। अब याद रखना कि यहाँ 3 समान मत ले लेना, ये x/3 मत कर लेना, क्योंकि इसने ये नहीं बोला है कि 3 समान टुकड़ों में काटा। 3 समान टुकड़ों में काटोगे तब जाके आप x/3 लोगे। तो पहली गलती तो जो लोग ये जिनका गलत आंसर आ रहा होगा, ये कारण ये होगा। आगे देखो, पहले टुकड़े की लंबाई जो है 1 अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। अब देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, ठीक है। आगे क्या है, 7, ठीक है। 1 अंक वाली तो यही है। 1 अंक वाली 3 जो है विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, अभी इस तरीके से सोचोगे तो आप बहुत कुछ आएगा, ठीक है। फिर देखो 2, 3, 5, 5, 3, अरे सुनो तो सीरी, 5, 3, 8, सुनो 5, 3, 8, 10 करोगे, 10 का तो स्वाभाविक सी बात है ये दशमलव में चले जाएगा। फिर आगे देखो, मतलब स्वाभाविक बात है ऐसे संख्या देखो जिससे आए, तो देखो 2, 3 और 7 लो आप, इससे अभाज्य संख्या नहीं आएगी। देखो मतलब वो आ जाएगा नॉर्मल। सर इन्होंने बोला 3 विषम, तो विषम तो 2 तो सम है ना।
नहीं वो तो आवाज है ना, तो आवाज तो है। रुको रुको रुको, हाँ हाँ, पहले टुकड़े की लंबाई 1 अंक वाली 3 विषम, अच्छा 3 विषम तो ये ले लो, हाँ तो समझ बात है, 2 तो कट जाएगा, तो इसका मतलब 3 5 और 7 आएगा, 7 और 5 12 12 15, सही है 15, तो 3 2 1 जो आ गया अपने पास, पहला टुकड़ा आ गया 5। औसत करना था सर, मैं इसको सीधी ऐसे ले ली, इसको हटा के फेंक दो, तो लिखा है जब औसत, ठीक है। तो पहले टुकड़े की लंबाई आ गई है अपने पास 5, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरे टुकड़े की लंबाई जो है पहले टुकड़े की लंबाई, ठीक है, और तीसरे टुकड़े की 1/3 लंबाई के योग के बराबर। अब देखो ध्यान से समझना, देखो पहले टुकड़े की लंबाई तो अपने पास 5 आ गई है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, दूसरे टुकड़े की लंबाई जो है, दूसरे टुकड़े की लंबाई जो है, दूसरा टुकड़ा मान लो y मान लिया अपन ने, ठीक है। दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की 1/3 लंबाई के योग के बराबर है, तो मैंने तीसरा टुकड़ा z मान लिया, उसकी 1/3, इसको लास्ट वाला ठीक है। यहाँ से ज्यादा अच्छा अब आगे सुनो, आगे बढ़ो, आगे क्या बोला है, तीसरे टुकड़े की लंबाई जो है, तीसरे टुकड़े की लंबाई मतलब z लंबाई अन्य 2 टुकड़ों की लंबाइयों के योग के बराबर है। अन्य के बराबर मतलब y, अब जो y का मान क्या आएगा, y + 5 + z/3 आएगा, ठीक है। फिर दूसरा टुकड़ा कौन सा है अपने पास, +5, ठीक है। तो समझ में आता है, कागज़ के मूल पत्रक की लंबाई कितनी होगी, मूल पत्रक की लंबाई तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी आएगा मतलब W मान लो, वो क्या आएगा 5 + y + z आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देखना, अब इसको करो, आप इसे सोल्व करोगे तो 3 कॉमन ले लोगे, 3y + 15 प्लस यहाँ पे ये कितना z है ना, ये z है, z/3 आ गया, ठीक है, +5, इसको भी कर लोगे तो वही, इसका भी 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर z आ गया, तो फिर इसको 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3z हो जाएगा, ठीक है। 3z बराबर 3y + 30, एक उधर चला जाएगा, z तो माइनस हो जाएगा, 2z आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। यार एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, इन 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकाल सकते हैं अपन, तो 3y + 15 + z, समझ में आया। अब देखो y 3y है, अब यहाँ पे ध्यान समझ, 3y की वैल्यू मैं रख सकता हूँ 15 + z, समझ में आया, डायरेक्ट यहाँ रखो, तो 2z बराबर 15 + z बराबर 30, ठीक है। तो ये जो उधर जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 1z बचेगा, 1z बचेगा, और उसके बाद में ये कितना आ जाएगा 45। अब ये आ गया z का, कुछ तो गलती हुआ है क्या, सर तीसरा टुकड़ा का जो कह रहा है कि दोनों को योग के बराबर है, तो z बराबर x + y, और x का मान हम पहले ही आप निकाले 5, तो नहीं तो y तो ये y का वैल्यू तो ये रखना पड़ेगा ना आपको, मैंने यही तो, अच्छा हाँ गलती रुको, तभी तो देखो कुछ तो गलती हुआ है, रुको यहाँ पे गलती हो गया, सही बोल रहे हो। ये देखो यहाँ देखो, ध्यान समझना, यहाँ गलती अपन ने z क्या बोला, तीसरे टुकड़े की लंबाई अन्य 2 टुकड़े की लंबाई की योग के, हाँ तो ये y, ये मतलब ओनली ये y नहीं आएगा, ये सही है, गलती यहाँ से गलती हो गया, रुको अभी आंसर आ जाएगा फट से, गलती यहीं पे होगी, अपने 2 बार जोड़ दिया उसको, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 5 + 3z अपन 3 होगा, क्योंकि मैं y की वैल्यू रखूँगा ना यहाँ पे, तो y की वैल्यू तो यही है, डायरेक्ट वही आएगा, तो z बराबर ये देखो 15, और यहाँ पे +z, तो इसको भी करोगे तो ये भी 15 आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 3z हो जाएगा, 3z हो गया तो 2z आएगा, 2z बराबर 30 आएगा, ठीक है। तो z बराबर 15 आ जाएगा, ठीक है। अब z की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है, 15 15 30, तो y की वैल्यू कितने आ जाएगी 10, y की वैल्यू 10 आई, z की वैल्यू 15 आई, और एक पहले टुकड़े की लंबाई 5 थी, तो जोड़ लो 15 5 20 30, आंसर 30। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बताओ नगीना 22 कहाँ से आ रहा था, क्या गलती कर रही थी, पहली गलती तुम कर रही होगी ना, x/3 कर रही होगी, पहले लाइन अच्छे से पढ़ो, इसमें जो मेन था ना यहीं से आपका आंसर निकल रहा था, ये वाली चीज़। चलो ठीक है, कितना टाइम हो गया है, 8:55 हो गया है, तो आप लोग मिल लो 9:15 पे, चलो ठीक है, बाय बाय, 9:15 पे आके मिलना, आप 3 साल का करेंगे। हाँ बोलो। मेरी पहली क्लास थी, फिर हम 9:15 से